हेलो स्टूडेंट, कलाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत। सेकंड ग्रेड एसएसटी की हम चर्चा करने जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंतर्गत क्या उसको पढ़ने का क्या तरीका है, क्या उसका सिलेबस है, कौन कौन से उसमें पेपर्स होते हैं, कौन कौन से पेपर्स में से कितने कितने क्वेश्चंस उसमें कवर होते हैं और कौन कौन सा पेपर कितना बड़ा रोल अदा करता है आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए। इन सब प्रश्नों का आज मैं आपको जवाब देना चाहूंगी। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, कलाम एकेडमी की मैं थोड़ी सी आपके सामने बात करना चाहूंगी। यदि हम विगत रिजल्ट्स को देखते हैं या पिछले पेपर्स की बात करते हैं तो ये सर्वविदित है कि रिजल्ट्स आपके सामने हैं। कितने स्टूडेंट्स ने क्या स्कोर किया, एसएस में कितने बच्चों का यहां से सिलेक्शन हुआ, ये आपको बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त कलाम एकेडमी की तरफ से जो बैचेस लॉन्च होने जा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन आप लेना चाहें या ऑफलाइन आप लेना चाहें, लगभग उनकी तारीख आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। जहां तक है 8 तारीख से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैचेस लॉन्च होने जा रहे हैं। अब हम अपनी जो मेन टॉपिक है उसकी बात करने जा रहे हैं। एसएसटी के अंतर्गत स्टूडेंट आपके प्रमुख रूप से जो पेपर आपके रखे गए हैं उनकी मैं चर्चा करना चाहूंगी। कुछ पेपर वे पेपर हैं जो जनरल पेपर हैं। यदि हम बात करते हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की, ज्योग्राफी की बात की जा रही है या पॉलिटिकल साइंस की बात की जा रही है या इतिहास जैसे पेपर की बात की जा रही है, तो ये वे पेपर्स हैं जो लगभग 20 क्वेश्चंस कवर तो करते हैं, लेकिन ये वे जनरल पेपर्स हैं जो आपने जीके जीएस में काफी पढ़े हुए होते हैं। फर्स्ट पेपर में भी आपने इसका काफी हद तक अध्ययन किया हुआ होता है, किंतु कभी ये देखने की कोशिश कीजिए कि इसके अतिरिक्त भी वे कौन से पेपर हैं जो एसएस में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। यदि हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ देखते हैं तो दर्शन शास्त्र की बात की जा रही है, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी की बात की जा रही है, लोक प्रशासन की बात की जा रही है, इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है और अपन बात कर रहे हैं टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों की। तो कुल मिलाकर जो आपके पास में 8 पेपरों का जो एक मतलब परफॉर्मा तैयार हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये देखता है कि ज्योग्राफी में मैं काफी कर पा रहा हूं, 20 में से आपने 20 क्वेश्चंस भी कर दिए। हिस्ट्री में क्या पेपर आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है आप, लेकिन कभी ये कोशिश कीजिए कि वे कौन से मेरे वीक पॉइंट है। जो स्टूडेंट पहला एग्जाम दे चुके हैं और किन्हीं कारण से उन्हें असफलता मिली है, तो वो इस बात पर दृष्टिपात करने की कोशिश करें कि वे कौन से फैक्टर्स रहे, वे कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमजोर रहा जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सिलेक्शन में जो विगत वर्षों से बहुत ज्यादा रोल अदा कर रहे सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स की मैं बात करना चाहूंगी। उसमें एक सब्जेक्ट है आपके दर्शन शास्त्र, एक सोशियोलॉजी की बात की जा रही है, लोक प्रशासन, क्योंकि ये वे सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट जो साधारणतः बच्चों के द्वारा नहीं पढ़े होते। इनका मैटर भी आपको ज्यादा से ज्यादा बाजार में नहीं होता है। आप पहली बार, क्योंकि ना तो ये जीके जीएस में पेपर में कवर होते हैं, ना आपके कभी ग्रेजुएशन इत्यादि में रहे हुए होते हैं। इनका अपना एक लेवल है, आईएएस में या आरएएस में ये पेपर्स कवर होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके ग्रेजुएशन इत्यादि में इन पेपरों का अध्ययन नहीं किया गया होता है और यकायक जब आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना जाते हैं, एसएस से पेपर आप खोलते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस नजर आते हैं, विविधतापूर्ण आपको उसमें समावेश नजर आता है और आपको लगता है कि ये पेपर क्या है। आप उन क्वेश्चन में से क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, हिस्ट्री के कर पाते हैं, काफी हद तक आप पॉलिटिकल साइंस के भी कर लेते हैं। लेकिन यदि फिलॉसफी वाला सब्जेक्ट आपके यानी दर्शन शास्त्र आपके यदि 20-20 का रेशो रहता है, 20-20 हर पेपर में से आपके आ रहा है, हर सब्जेक्ट्स में से 20 क्वेश्चन का रेशो है, तो 20 क्वेश्चन में से यदि आपका बिल्कुल अध्ययन किया हुआ नहीं है और तुक्का और तीर की हम बात कर रहे हैं, तो 2 या 3 क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। और उस स्टूडेंट से तुलना कीजिए जिसने इस सब्जेक्ट को गहनता से अध्ययन किया है, एसएस को पूरी तरह से समग्र रूप से देखा है और वो 20 में से 20 क्वेश्चन यदि राइट करके आ रहा है, तो काफी हद तक उसका रिजल्ट्स अन्य की अपेक्षा काफी ऊपर की तरफ जाता है। ये फैक्टर्स ऊपर नीचे मेरिट को करने में बहुत बड़ा अपना रोल अदा करते हैं। तो क्यों ना इन सब्जेक्ट्स में भी उतनी ही मेहनत की जाए कि आपके लगभग 20 में से 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन आपके राइट हों।
दर्शन शास्त्र के आधार पर कभी कभी आपके 27 क्वेश्चन कवर होते हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र में जिस तरह के सिलेबस का मैं डिस्कशन करना चाहूंगी, ये इस तरह का सिलेबस है जो आपके हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक कवर करता है, जिसकी मैं चर्चा आपको करूंगी, और आपके सोशियोलॉजी के भी कुछ टॉपिक्स कवर करता है। तो कुल मिलाकर आप एक सब्जेक्ट के बल पर काफी हद तक अपने एसएस के क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो जो एसएस की हम बात कर रहे हैं, 8 पेपर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो जनरल पेपर हैं आपके काफी हद तक जीके जीएस में पढ़े हुए होते हैं। आप बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं, उनमें आपके पढ़े हुए होते हैं, लेकिन वे सब्जेक्ट जो आपके एसएस में रखे गए हैं और आपके पास ना उसकी सामग्री है, ना आपके वो विषय पढ़े हुए होते हैं, और आपको लगता है कि मेरा पॉजिटिव रिजल्ट्स होना चाहिए, तो जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, एक एक नंबर की जो संघर्ष चल रहा है या जो लड़ाई इस समय चल रही है, एक एक क्वेश्चन पर ऊपर नीचे मेरिट जो हो रही है, उसके लिए आपको उन 4 पेपर को भी उतना ही संतुलित करना पड़ेगा, उतना ही संगठित करना पड़ेगा, उतना ही उसमें आपको पावर रखनी पड़ेगी जितना आपके उन सब्जेक्ट में है। तो जिन 4 सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उनमें से आपके पेपर है एक दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी, और दर्शन शास्त्र का आरपीएससी के द्वारा एक सिलेबस आपके सामने परफॉर्मा के रूप में दिया गया है, और उस सिलेबस को ही देखते हुए सर्वप्रथम स्टूडेंट का कर्तव्य होना चाहिए, उसको ये बात समझ होनी चाहिए कि एसएस के अंतर्गत आरपीएससी के द्वारा दर्शन शास्त्र नामक सब्जेक्ट का सिलेबस आखिर क्या है, किस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम क्लासेस आपकी लेने जा रहे हैं, उन क्लासेस में मैं आपको सभी तरह विगत 2008 से लेकर के अभी तक पुराने किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, आरपीएससी किस तरीके से किस पैटर्न पर क्वेश्चन देती है, कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उन सबको आपको कवर करवाया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा हल्का आपको मैं बताऊंगी कि कलाम एकेडमी की तरफ से जो पब्लिकेशंस हैं, जो किताबें हैं, उसको आप देखेंगे जब आप उसमें, तो आपको पता चलेगा लगभग पूरा का पूरा सिलेबस एसएस का उनमें कवर होने जा रहा है। तो सारी चीजों को आपको अपने ध्यान में रखना है, मेहनत में आपको कमी छोड़नी नहीं है, और जिस सिलेबस की मैं बात कर रही हूं दर्शन शास्त्र की यानी कि फिलॉसफी की मैं आपके सामने जो बात कर रही हूं, और इस सिलेबस को यदि हम देखते हैं तो इस सिलेबस में सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आते हैं, और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन स्टूडेंट तभी कर सकता है कि एक ही टॉपिक का उसको पूरा निचोड़, पूरा अंतरतम में ज्ञान हो। यदि मैं आपके सामने उदाहरण रखूंगी, रित की बात कर रही हूं, तो उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से उसके ऑप्शंस हो सकते हैं, हर एक लाइन पर किस किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो सिलेबस पर हम डिस्कशन करना चाहेंगे। जो आपके एसएस में 8 पेपर है, उसमें एक पेपर आपका दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का है, और उसका क्या सिलेबस है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स रखे गए हैं। यदि हम सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय, यानी कि भारतीय दर्शन जो है, इंडियन फिलॉसफी जो है, उसकी जनरल विशेषताएं क्या हैं, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति कहां से मानी गई है, उसका आधार क्या है, उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, भारतीय दर्शन का पाश्चात्य दर्शन से क्या अंतर है, भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का क्या मीनिंग है, भारतीय दर्शन के कौन कौन से संप्रदाय हैं, मतलब कौन किस तरीके इसके क्वेश्चंस बनेंगे। तो यूनिट फर्स्ट की जब हम बात कर रहे हैं, सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं, जनरल वे में मैं एक बार बताना चाहूंगी, फिर पूरा सिलेबस आपके सामने खोल करके इसको मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहला टॉपिक आपका सिलेबस का है स्टूडेंट, भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय। यदि हम इसकी सेकंड यूनिट की बात करते हैं, वैदिक और उपनिषद फिलॉसफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी वेद और उपनिषद की जो आधारभूत मान्यताएं हैं, इसको पढ़ने के लिए आपके आरपीएससी ने सिलेबस को कोड कर दिया वेद और उपनिषद, बट उसमें अंदर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी मैं आपको बताऊंगी, उसका परफॉर्मा मैं आपको बताऊंगी कि वेद क्या, उत्पत्ति, इसके प्रकार भेद, इसकी आधारभूत मान्यताएं, वैदिक धर्म के विकासवाद की बात, ऋत की अवधारणा, वर्ण आश्रम, बहुत जनरल क्वेश्चंस आपके इसमें बनेंगे। तो सबसे पहला टास्क आपको आरपीएससी द्वारा दिया गया जो फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र का सिलेबस है, वो आपको कंठस्थ होना चाहिए कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूं
या मुझे जो चीजें सामग्री टीचर के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं, क्या वो सामग्री या जो टीचर मुझे सामने पढ़ा रहा है क्या वो सब मेरे सिलेबस को कवर कर रहा है, सिलेबस के एक एक टॉपिक को कवर कर रहा है, इनके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली विगत वर्षों के पेपरों में किसी न किसी रूप में पूछी जा सकी थी। तो यदि हम सेकंड यूनिट की बात कर रहे थे वेद और उपनिषद की आधारभूत मान्यताएं, थर्ड यूनिट की हम बात कर रहे हैं सोक्रेटिस मेथड यानी कि सुकराती पद्धति, कार्टेशियन मेथड यानी कि जो हम चर्चा करेंगे डेकार्ट की कार्टेशियन पद्धति की। सिलेबस को एक बार हल्का फुल्का आप नजर मारिएगा। यूनिट 4 की बात की जा रही है ग्रीक अथवा यूनानी नीति शास्त्र, उसके बाद हिडोनिज्म यानी सुखवाद की बात की गई है, यूटिलिज्म यानी कि आपके उपयोगितावाद आपके कोर्स में है, कांट का नीति शास्त्र, कांट नामक दार्शनिक की एथिक्स जो है, फ्रीडम ऑफ विल संकल्प की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, और जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है दंड के सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से दंड के सिद्धांत हैं, इसमें से कौन सा संगत है कौन सा संगत नहीं है, ये सारा का सारा सिलेबस की यूनिट 3 जिसमें वेस्टर्न एथिक्स की बात की जाएगी, और आपके यूनिट 5 वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, धर्म पुरुषार्थ, निष्काम कर्मयोग, गीता का एथिक्स ऑफ जैनिज्म यानी जैन दर्शन का नीति शास्त्र, बौद्ध दर्शन का नीति शास्त्र, गांधी जी का नीति शास्त्र। आप सोच करके देखिए, आपको ये लग रहा है सिलेबस बहुत छोटा सा है, यदि हम टॉपिक्स इसमें सब डिवीजन नहीं किए गए स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ आपके जैन दर्शन का नीति शास्त्र देकर छोड़ दिया गया है। यदि आप बात करें जैन दर्शन के नीति शास्त्र की, तो जैन दर्शन के नीति शास्त्र में आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैन दर्शन के नीति शास्त्र में आपको त्रिरत्न की भी बात की जाएगी, महाव्रत अनुव्रत में अंतर भी किए जाएंगे, 10 धर्मों की बात भी की जाएगी, अनुप्रेक्षाओं की बात की जाएगी। आपके ये कहीं ना कहीं आपके ये सारे के सारे सिलेबस को अंदर तक खोलेगा। बौद्ध नीति शास्त्र में ना केवल 4 आर्य सत्य की बात की जाएगी, प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद, सिर्फ टॉपिक दिया गया है, टॉपिक को आरपीएससी ने खोला नहीं है। इसलिए जब हम पेपर करने जाते हैं तब हमें लगता है कि क्वेश्चन में बहुत विविधता नजर आती है, और जिस हिसाब के पेपर अब आ रहे हैं तो एक लीक से हटकर आ रहे हैं। वो आरपीएससी आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप ऊपरी ज्ञान नहीं रख सकते हैं, आपको उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक का अंदर तक का ज्ञान होना चाहिए। उससे संबंधित जो भी क्रॉस क्वेश्चन है आरपीएससी आपसे कर सकती है। तो सबसे पहला टास्क आपके लिए कि एसएस से अपीयर होते हुए फिलॉसफी का एक्चुअल सिलेबस क्या है। तो यदि मैंने बात की थी तो भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं, वेद उपनिषद का सामान्य परिचय, सोक्रेटिस मेथड यानी सुकराती पद्धति, कार्टेशियन मेथड जिसका संबंध डेकार्त से माना जाएगा। यूनिट 4 की बात की जा रही थी ग्रीक अथवा यूनानी दर्शन, इसके अलावा हिडोनिज्म यानी सुखवाद, यूटिलिज्म अर्थात उपयोगितावाद, कांट का नीति शास्त्र, फ्रीडम ऑफ विल संकल्प की स्वतंत्रता, और थ्योरी ऑफ पनिशमेंट दंड के सिद्धांत। यदि हम इंडियन एथिक्स की बात करेंगे, भारतीय नीति शास्त्र की बात करेंगे, तो उसमें आपके वर्ण धर्म की बात की जा रही है, जो हम पढ़ाएंगे आपको आश्रम के बारे में है, धर्म क्या है और धर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है, सामान्य धर्म कौन से होते हैं, विशेष धर्म कौन से होते हैं, वर्ण धर्म में किसका वर्ण धर्म है, किसका निर्धारण किससे होता है, बहुत जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जैन नीति शास्त्र यानी जैन दर्शन, या आपके गीता का नीति शास्त्र, गीता का निष्काम कर्म योग जो स्वधर्म से जुड़ा हुआ है, अन्य मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, बौद्ध नीति शास्त्र की बात की जा रही है, और गांधी जी के नीति शास्त्र की बात की जा रही है। तो जनरल वे में मैंने आपको ये एक तरह से सिलेबस बताया। अब यदि सिलेबस को हम थोड़ा सा खोलते हैं और एक एक टॉपिक को हम लेने की कोशिश करते हैं, भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय, ये सब आपको क्लासेस में, चाहे आप स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेंगे या ऑफलाइन क्लासेस लेंगे, आपको एक एक चीज को किस किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन किस टॉपिक पर किस तरह बनाए जा सकते हैं, अभी तक किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और नए क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, वो कौन सा पैटर्न मैं अपनाऊं जिसको अपनाकर मेरे 20 से 22 क्वेश्चन केवल और केवल दर्शन शास्त्र जैसे विषय में सही हो जाएं। इधर सोशियोलॉजी में आप ठीक करें जो कि आपके वीक पॉइंट रहते हैं,
इनके कारण आप मेरिट में काफी आगे तक जा सकते हैं, सेफ जोन में जा सकते हैं, क्योंकि जनरल पेपर आपके मैंने पहले भी कहा है कि जीके जीएस में पड़े हुए होते हैं। तो भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं की हम जब बात करेंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें जो दर्शन की उत्पत्ति की बात की जाएगी और इसको भारतीय और पाश्चात्य संदर्भ में पूछा जा सकता है। दर्शन के पार्ट जो भारतीय और पाश्चात्य हैं इनकी बात की जाएगी। भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या हैं, पाश्चात्य दर्शन की विशेषताएं क्या हैं, और भारतीय दर्शन का सब डिवीजन आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है, वे कौन से संप्रदाय हैं जो आस्तिक से संबंधित माने गए हैं, वे कौन से संप्रदाय हैं जो नास्तिक से संबंधित माने गए हैं। भारतीय दर्शन की जो मेन शाखाएं हैं यानी ज्ञान मीमांसा, तत्व और नीति, कौन कौन से जो 9 संप्रदाय हैं उसके प्रवर्तक कौन हैं। उदाहरण के तौर पर आरपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, चारवाक का प्रवर्तक कौन है, जैन का संबंध किससे माना गया है, या आपके न्याय दर्शन का प्रवर्तक बताइए, वेदांत का संबंध किससे है, या अद्वैत वेदांत का संबंध किससे है, विशिष्ट अद्वैत वेदांत का संबंध किससे है। तो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस में से पूछते हैं। आपसे जनरल सा क्वेश्चन किया जा सकता है भारतीय दर्शन की विशेषताएं हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आपको अध्यात्मवाद दिया जा सकता है, मोक्ष की अवधारणा दिया जा सकता है, ईश्वरवाद दिया जा सकता है, तो और एक ऑप्शन आपको उपरोक्त सभी। तो इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट वो ही बच्चा कर सकता है जिसे उसका अंदर तक का विश्लेषण पता हो, उसको पता हो कि इसकी 9 विशेषताएं हैं तो मुझे सारी विशेषताएं आती हैं। क्वेश्चन को पॉजिटिव भी पूछा जा सकता है, नेगेटिव भी पूछा जा सकता है, ए और बी के पैटर्न पर भी पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें हम खोल करके आपको क्लासेस में बताएंगे। जो बैचेस आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं उसकी आपको अभी से स्टडी चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार इन चीजों को लर्न करना पड़ेगा, कई बार इनको सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और तब जाकर के आपको लगेगा कि हम सेफ जोन में हैं। तो भारतीय दर्शन की जनरल विशेषताएं, ज्ञान क्या है, या इसमें प्रमाण क्या है, 6 प्रमाण क्या हैं, आधारभूत प्रमाण कौन से हैं, प्रधान प्रमाण कौन से हैं, या गौण प्रमाण कौन से हैं, कौन सा दर्शन कौन से प्रमाण को मानता है, जैन में कितने प्रमाण हैं, यानी जनरल इस तरह के क्वेश्चन आपके इस यूनिट में से पूछे जा सकते हैं। यदि हम दूसरे यूनिट की बात कर रहे थे, वेद और उपनिषद की, जहां पर हम बात कर रहे थे स्टूडेंट, देखिएगा अच्छी तरह से, वेद और उपनिषद की आधारभूत मान्यताएं, उसमें सब डिविजन्स नहीं खोले गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हमने बात की है। तो आपको इसको वेद की उत्पत्ति से लेना है, प्रस्थान त्रय से लेकर के आपको वेद त्रय की बात करनी है, ऋण त्रय की बात करेंगे हम, या वेद कौन से हैं, या वेद त्रय कौन सी है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहते हैं, वेदों की जनरल विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कर्मकांड की प्रधानता, पशु बलि की प्रधानता, प्रवृत्ति मार्गी, प्रेयस की प्रधानता, इहलौकिक सुख, सांसारिक सुखों को महत्व, ये सब वेदों में है। तो ये जनरल क्वेश्चंस आपके वेद से संबंधित हैं। इसके अलावा ऋत की अवधारणा की हम बात करेंगे, वैदिक धर्म के विकासवाद की बात करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट बहुदेववाद से, एकाधिदेववाद से, एकेश्वरवाद से, एकवाद, ये सब करते हैं। वर्ण की बात है, आश्रम की बात है, कुल मिलाकर के वैदिक धर्म की वेद क्या है, उनके उपवेद क्या है, वेदांग कौन से हैं, वेद त्रय क्या है, ऋण त्रय क्या है, त्रिवर्ग कौन से माने गए हैं, इंडियन फिलॉसफी में प्रस्थान त्रय की गणना किसके अंतर्गत होती है। तो बहुत डेप्थ में माइन्यूट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर एक लाइन पर क्वेश्चन आपके आता है, उसके 4 ऑप्शंस आते हैं, और वो ही स्टूडेंट्स कर सकता है जिसको इस बात का ज्ञान है, जिसे ये पता है कि इसका उत्तर ये होने वाला है। और ये तभी संभव है स्टूडेंट कि आपने उसको केवल ऊपर से नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं आपको एक चीज से सचेत करना चाहूंगी, इतना मार्केट में आपको मैटर उल जुलूल दिखाई देता है, बच्चा भ्रमित हो जाता है, उसे ये पता ही नहीं रहता है कि मुझे कहाँ पढ़ना है, कौन सी शिक्षण संस्था मेरे लिए श्रेष्ठ है, ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, एसएस के लिए किन अध्यापकों से मुझे अध्ययन करना है, और वो चीजें पढ़ जाता है जो उसके सिलेबस में ही नहीं है।
यदि हम सिलेबस को सामने रखकर उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लेते हैं, उसके बाद आपसे जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पहले उसका पूरा विस्तृत वर्णन, उससे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन, टास्क मेथड पर क्वेश्चन और उससे संबंधित 50 क्वेश्चन का भी 100 क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट सॉल्व करवाने को मैं देती हूं कि जरा इनको सॉल्व करके दीजिए। तो आपकी क्षमता ये होनी चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। और ये सारी चीजें कलाम एकेडमी आपको प्रोवाइड करवाएगा, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं या आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें कलाम एकेडमी में हम आपको विस्तृत रूप से आपको ये सारी चीजें करवाने जा रहे हैं। दूसरी बात, वेद उपनिषद की, यदि हम उपनिषद की जनरल बात करेंगे, उपनिषद के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, प्रमुख उपनिषदों की बात करेंगे, उपनिषदों के नाम की, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद, अहिंसा परमो धर्म, ये कोटेशन, सत्यमेव जयते, तो और यम और नाचिकेता की कथा किस उपनिषद से संबंधित है, आत्मा की अमरता, बहुत जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ब्रह्म की अवधारणाएं या आत्मा की अवस्थाएं, जो आप जागृत अवस्था की बात करेंगे, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति, तूर्य अवस्था, पंचकोश की बात, मोक्ष, जितना भी उपनिषद का ऐतिहासिक दृष्टि से बात नहीं की जा रही है, यहाँ उसका फिलोसॉफिकल यानी कि दार्शनिक पॉइंट क्या है। तो ये जनरल क्वेश्चन आपके वेद और उपनिषद में से किए जा सकते हैं। सिर्फ आरपीएससी ने आपके कॉन्सेप्ट दे करके छोड़ दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर है कि उसे सब डिवीजन में नहीं बांटा गया है। इसका मतलब है दिखने को सिलेबस आपको बहुत सिंपल सा नजर आ रहा है, लेकिन आपको पूरे गूढ़तम उसमें इसको पढ़ना है। ये आप या मैं नहीं कह सकते कि वेद में से ये क्वेश्चन आ रहा है, उपनिषद में से ये क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जब उसका विस्तृत रूप में आप टास्क मेथड पर या फिर आप उसका पूरी तरह से अध्ययन अच्छी तरह से कर लेते हैं, आप उसकी ट्रैक को पकड़ लेते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह से मुझे स्टडी करनी है, और ये तभी संभव है जिसकी गाइडेंस आपको दी जा रही है। क्या सामने वाला वाकई आपको उसी तरह का मेथड पढ़ा रहा है जो आरपीएससी उम्मीद कर रही है? वही पढ़ें जो आता है, जिससे जिस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की आरपीएससी बात करता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए है कि हर टॉपिक को पॉइंट्स में बांटना, एक ही टॉपिक के 10 पॉइंटों में 10 तरह के क्वेश्चन देना। रित की बात कर रहे हैं तो रित का संचालक देवता कौन, रित का जो सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर, रित कैसी व्यवस्था है, ऑप्शन देता है आरपीएससी, नैतिक व्यवस्था है, भौतिक व्यवस्था है और अन्य कोई सामाजिक व्यवस्था। तो इसमें आपको देखना है कि नैतिक व्यवस्था है या नहीं है, क्या रित कर्मवाद से संबंधित है, क्या रित को हम अदृष्ट कह सकते हैं, अपूर्व कह सकते हैं, रित का कर्मवाद से क्या संबंध है। जनरल क्वेश्चंस, रित को न्याय दर्शन में क्या कहा गया, रित को मीमांसा दर्शन में क्या कहा गया, तो ये जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वेद उपनिषद के बाद में नेक्स्ट यूनिट की जो बात की जा रही है वो है आपके सुकराती पद्धति और कार्टेशियन पद्धति। इसका उत्तर तो आपके यही है, सुकराती पद्धति का संबंध सोक्रेटिस यानी कि सुकरात से है, और सुकरात नामक दार्शनिक को स्टूडेंट सिलेबस में 2 जगह पर आपको रखा है। जब आप इसका अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे तब आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि सुकरात में से इतने क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। यूनिट 2 में सोक्रेटिस मेथड दिया है कि सुकरात ने अपने दर्शन में कौन सी पद्धति फॉलो की, जिसे हम वार्तालाप की पद्धति बोलेंगे, बातचीत की पद्धति बोलेंगे, डायलेक्टिक मेथड बोलेंगे, जिसमें निगमनात्मक पॉइंट्स को पढ़ेंगे, आगमनात्मक को पढ़ेंगे, धारणात्मक को पढ़ेंगे। तो ये चीजें आपके सुकरात की पद्धति में दिखाई देगा। सुकरात ने कोई लिखित रचना नहीं लिखी है। सत्य की खोज, बौद्धिक ज्ञान की और सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति सुकरात के दर्शन के उद्देश्य माने गए हैं। तो जनरल क्वेश्चन सुकराती पद्धति यानी मेथड से आ सकते हैं। यदि हम कार्टेशियन पद्धति की बात करते हैं तो उसका संबंध आपके देकार्त से माना जाएगा, और देकार्त ने अपनी पद्धति के द्वारा जो कार्टेशियन संदेह की पद्धति कहलाएगी, जिसमें वो आत्मा को सेल्फ एविडेंस के रूप में, स्वयं सिद्ध तत्व के रूप में सिद्ध करने जाएंगे। तो आत्मा हुआ, ईश्वर हुआ,
संदेह की पद्धति हुई, गणितीय पद्धति हुई, निगमन आगमन, यानी कुल मिलाकर डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का जनक क्यों कहते हैं, बुद्धिवादी दार्शनिक क्यों कहते हैं, डेकार्ट में इनेड आइडियाज जन्मजात प्रत्ययों से क्या तात्पर्य है, ईश्वर के अस्तित्व हेतु डेकार्ट ने कौन सा प्रमाण दिया, कारण मूलक युक्ति का प्रमाण क्या है, ऑन्टोलॉजिकल सत्ता मूलक प्रमाण क्या है, ये सब आपके जनरल क्वेश्चन डेकार्ट यानी कार्टेशियन मेथड फ्रांसीसी दार्शनिक डेकार्ट से बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर यूनिट 3 जो है उसका संबंध आपके सोक्रेटिस यानी सुकरात से है और आपके कार्टेशियन पद्धति यानी कि डेकार्ट से संबंध रखता है। नेक्स्ट यूनिट की हम जब बात करने जा रहे हैं, ये एक वो यूनिट है स्टूडेंट जिसमें से यदि आपके 20 क्वेश्चन है तो लगभग 12 क्वेश्चन ये अकेली यूनिट कवर कर जाती है, क्योंकि इस यूनिट को भी एग्जामिनर ने आरपीएससी ने सब डिविजन्स में नहीं बांटा है। आप बात कर रहे हैं ग्रीक अथवा यूनानी नीति शास्त्र का, तो स्टूडेंट्स ग्रीक और यूनानी दर्शन देकर के छोड़ दिया गया है। अब ग्रीक और यूनान में कितने फिलोसोफर्स हुए हैं? अधिकतर स्टूडेंट्स यदि दर्शन शास्त्र को पढ़ के भी जाते हैं तो वो ऊपर से सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को देख लेते हैं, और जब पेपर्स आता है तो कभी जैनों में से आता है, कभी आपके साइरेनिक्स में से आता है, कभी सिनिक्स में से आपके क्वेश्चन आता है, सोफिस्ट में से आपके क्वेश्चन आता है। यदि विगत वर्षों के पेपर हम देखते हैं तो यूनानी दर्शन बहुत बड़ा है आपके। सोफिस्ट से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, यदि एथिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एथिक्स से स्टार्ट करके सोफिस्ट संप्रदाय से सुकरात पर आते हैं, साइरेनिक्स पर आते हैं, सिनिक्स पर आते हैं, प्लेटो पर आते हैं, स्टोइकवाद पर, एपिक्यूरसवाद की बात करते हैं, अरिस्टोटल की हम बात, तो ये सारे दार्शनिक हमें कहीं ना कहीं ग्रीक अथवा यूनानी नीति शास्त्र में पढ़ने हैं। हिडोनिज्म की बात की जा रही है, सुखवाद की, तो सुखवाद क्या है, सुखवाद के टाइप्स ऑफ प्रकार भेद क्या है, यानी नैतिक सुखवाद पर क्वेश्चन आ सकता है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आपके क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट कि, और नैतिक मनोवैज्ञानिक सुखवाद का से संबंधित वर्ण्य विषय आपके आ सकता है कि मनुष्य अपने स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा करता है, सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है और सुख की इच्छा करनी चाहिए, तो ये नैतिक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन दिया जा सकता है कौन सा सेंटेंस नैतिक सुखवाद से संबंधित है, कौन सा सेंटेंस आपके मनोवैज्ञानिक सुखवाद से संबंधित है। क्या नैतिक सुखवाद की व्याख्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर की जा सकती है? वो कौन सा दार्शनिक है जो सुख और आनंद को पैरेलल पर्याय मानता है? वो कौन सा दार्शनिक है जो सुख को एक वांछनीय अनुभूति मानता है? वो कौन सा दार्शनिक है जो शारीरिक और मानसिक कष्टों के अभाव को सुख कहता है? तो ये जनरल क्वेश्चन आपके हिडोनिज्म सुखवाद से, और सुखवाद का ही जो परिष्कृत रूप है जिसे हम स्वार्थ मूलक ना कहकर सर्वार्थ मूलक सुखवाद की बात करेंगे, परार्थ मूलक की जिसे हम इनडायरेक्टली यूटिलिज्म यानी कि उपयोगितावाद कहेंगे। और उपयोगितावाद की जब हम बात कर रहे हैं तो उपयोगितावाद क्या है? कर्म संबंधी उपयोगितावाद, नियम संबंधी उपयोगितावाद, आदर्श मूलक उपयोगितावाद, सुख मूलक उपयोगितावाद। और इस उपयोगितावाद में भी स्टूडेंट हमें कौन कौन से दार्शनिक फॉलो करने हैं? हम बात कर सकते हैं बैंथम के उपयोगितावाद के। जनरल क्वेश्चन उपयोगितावाद पर पूछा जा सकता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और बैंथम का सुखवाद। तो बैंथम के जनरल क्वेश्चन कभी सुख कलन पर आएगा क्वेश्चन, कभी दबाव, कौन से 4 दबाव माने हैं, बैंथम सुखों के मध्य गुणात्मक भेद मानता है या परिमाणात्मक भेद मानता है। तो इस तरह के जनरल क्वेश्चन बैंथम से पूछे जा सकते हैं। बैंथम के दर्शन में न्याय की व्याख्या क्या है, और ये सब पढ़कर इनकी आलोचनाएं क्या है। ठीक है, तो आप बैंथम की बात कर रहे हैं, ग्रीक की बात कर रहे हैं, सोक्रेटिस की बात कर रहे हैं, प्लेटो की बात कर रहे हैं, इनके ना जाने कितनी तरह के टॉपिक्स, जैसे सुकरात में ज्ञान ही सद्गुण वर्च्यूज की बात करेंगे, प्लेटो के 4 सद्गुण की बात करेंगे, अरस्तु के गोल्डन मीन की बात करेंगे। तो सब दार्शनिकों के साथ सब डिविजन्स के रूप में स्टूडेंट्स टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को हमें खोलना है, हर टॉपिक पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बना करके देखना है कि यदि
हमारे सामने पूछता है कि बेंथम के द्वारा मान्य 4 दबाव कौन से हैं, तो स्टूडेंट को क्लिक होना चाहिए कि वो कौन से दबाव हैं। उस क्वेश्चन को वे ऑफ टॉकिंग आरपीएससी की क्या हो सकती है, उसको वो किस किस तरीके से पूछ सकता है, ये चीज यदि स्टूडेंट्स के पकड़ में आती है तो काफी हद तक स्कोर में वो काफी आगे तक बढ़ सकता है। हम सिज्विक के उपयोगितावाद की बात करेंगे, सुख कलन की बात करेंगे, मिल की बात करेंगे और मिल किस प्रकार से आपके परिमाण के साथ साथ गुणात्मक भेद स्वीकार करेंगे, मिल कौन सी कोटेशन देते हैं उत्कृष्ट सुखवाद के लिए, मिल 5 दबाव कौन से मानते हैं, मिल के दर्शन में न्याय क्या है, बेंथम और मिल के दर्शन में मूलभूत अंतर क्या है, सुख कलन का सिद्धांत है, कलन में कौन कौन से 7 मापदंड हैं बेंथम के। तो ये जनरल क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं, या सुखवाद का विरोधाभास सिज्विक में से पूछा जा सकता है। और एक ऐसा दार्शनिक स्टूडेंट, यदि हम 2008 से और अब तक के विगत पेपर का यदि किसी स्टूडेंट ने गहराई से अध्ययन किया है या उसको देखने की कोशिश की है, यदि उसे वाकई सेकंड ग्रेड एसएस से क्लियर करना है, तो एक ऐसा दार्शनिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, कांट नामक दार्शनिक। कांट नामक दार्शनिक हर साल आपके कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन जरूर कवर करते हैं, क्योंकि कभी ड्यूटी फॉर ड्यूटी पर क्वेश्चन है, कभी शुभ संकल्प पर क्वेश्चन है, कभी संकल्प की स्वतंत्रता पर, नैतिकता की 3 मान्यताएं, कांट के जो नैतिकता के सार्वभौमिकता का, स्वाधीनता का ये जो आपके नियम है 4, इन पर क्वेश्चन है। कांट स्वीकार निरपेक्ष आदेश क्या है, तो कांट के माइन्यूट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ विल की बात की जा रही है, संकल्प की स्वतंत्रता, किसी कर्म को करें या ना करें, चयन की स्वतंत्रता। और जब आप इस समाज में रह करके किसी चीज का चयन करते हैं और समाज विरुद्ध जब कार्य करते हैं तो आप दंड के भागीदार होते हैं। और दंड से संबंधित जो 3 सिद्धांत आपके माने गए हैं, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, इनके साथ किन किन दार्शनिकों के नाम जुड़े हैं। वो कौन सा दार्शनिक है जो दंड को नेगेटिव अवार्ड के रूप में कहता है। कुल मिलाकर के दंड के तीनों सिद्धांत को आपको बिल्कुल डेप्थ में स्टडी करके जानी है, और उसमें से हर साल आपसे किसी ना किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी प्रतिकारात्मक सिद्धांत पर पूछा जा सकता है स्टूडेंट, तो कभी आप पर सुधारात्मक, गांधी जी का जो दंड का सिद्धांत है वो किस सिद्धांत को सपोर्ट करता है। तो ये तभी संभव है जब आपने दंड के सुधारात्मक सिद्धांत को डेप्थ में पढ़ रखा है। डेप्थ में पढ़ने के बाद ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए जो बुक्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो बुक्स आपके सामने आने वाली हैं कलाम पब्लिकेशंस की तरफ से, आप यदि उनका अध्ययन करेंगे आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन है, विविधता क्या है, उसमें क्या मैटर है और किन किन मैटर में से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये चीजें सब आपकी तभी हो सकती हैं जब आपने क्लास ज्वाइन की है, या कोई क्लास आपने ली है, या आपने उससे संबंधित जो संदर्भ पुस्तकें हैं उनको पढ़ रखा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, उनको अपना बेस बनाइएगा। ये सारी चीजें मैं आपको क्लासेस में बताऊंगी कि किस तरीके से आसानी से एसएस के अंतर्गत दर्शन शास्त्र का जो पेपर है उसमें से बच्चा 20 में से 24 क्वेश्चन, या कभी 24 और 27 क्वेश्चन, रेशियो है अलग अलग, कभी ज्यादा दे देते हैं कभी कम, लेकिन 19 और 20 का रेशियो हर साल आपके रहता है। यदि हम नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। जैसे वेस्टर्न एथिक्स की बात की स्टूडेंट, वैसे ही हम इंडियन एथिक्स की, भारतीय नीति शास्त्र की बात करेंगे। और भारतीय नीति शास्त्र की जहां पर बात की जा रही है उसका सिलेबस आपके सामने वर्ण, आश्रम, धर्म और पुरुषार्थ। वर्ण धर्म क्या है, आश्रम धर्म क्या है, कौन से वर्ण की उत्पत्ति क्या है, चुनाव के अर्थ में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके कौन कौन से, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान देना, दान लेना, ये किसके वर्ण धर्म है। पाप के नाश हेतु युद्ध करना, अधर्म के नाश हेतु युद्ध करना, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के लिए युद्ध करना, ये किसके वर्ण धर्म है। या वर्ण धर्म को क्या हम स्वधर्म भी कह सकते हैं, क्या हम वर्ण धर्म को विशेष धर्म भी कह सकते हैं, सामान्य धर्म कौन से होते हैं। तो ये जनरल क्वेश्चन आपके आएंगे। इसी तरह आश्रम पर, आश्रम की उत्पत्ति, आश्रम शब्द की उत्पत्ति, आश्रम का मीनिंग क्या है, सबसे पहले चारों आश्रमों का प्रयोग कहाँ पर किया गया, कौन से आश्रम को कब, किस आश्रम के क्या नियम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, पंच महायज्ञ कौन से हैं, 3 ऋण कौन से हैं। तो ये आपके
आश्रम और वर्ण जो हैं वो स्टूडेंट दिखने को हमें बड़े छोटे से टॉपिक दिखते हैं, बट इनमें से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत गहराई से पूछे जाते हैं। एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को एग्जामिनर अपने दिमाग में रखता है और उन क्वेश्चंस को इतनी गहराई से पूछे जाते हैं, हम ऊपर से देख जाते हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम, और जब क्वेश्चन का पैटर्न होता है चौथा वर्ण क्या है, कौन से वर्ण सबसे पहले कहाँ जोड़ा गया है, आश्रम की उत्पत्ति कैसे है, श्रम धातु से इसका मीनिंग क्या है, या फिर आपके कोई टॉपिक मोक्ष की अवधारणा किस आश्रम से संबंधित है, संन्यास आश्रम से संबंधित क्या है, तो ये आपके अध्ययन अध्यापन से संबंधित क्या है, ऋण की अवधारणा कहाँ पर है, ऋण का संबंध क्या है, ऋण का महत्व क्या है, ऋत का महत्व क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पुरुषार्थ त्रिवर्ग कौन से हैं, पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या कारण है कि धर्म को प्रथम पुरुषार्थ माना गया, उसके रीजंस तभी किए जा सकते हैं जब डेप्थ में स्टडी किए, वाकई आपने किताबों को पढ़ा है या आपने सही शिक्षक से उसका अध्यापन किया है। आपको पता होना चाहिए कि उसमें से कैसा पुरुषार्थ के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, धर्म से संबंधित क्वेश्चन कौन से हैं, क्या अर्थ के मूल में धर्म होना है, काम के मूल में धर्म, त्रिवर्ग कौन से हैं, परम पुरुषार्थ किसे माना है, मोक्ष किस धातु से बना है, मोक्ष का अर्थ क्या है, पुरुषार्थ का महत्व बताइए, क्या पुरुषार्थ शारीरिक मानसिक सामंजस्य है, आध्यात्मिक भावनात्मक सामंजस्य है, बौद्धिक और शारीरिक सामंजस्य, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा आपके बहुत डेप्थ में और बहुत विस्तृत रूप में बनेगा आपके गीता का निष्काम कर्मयोग, जिसमें गीता का विस्तृत रूप से कितने इसमें श्लोक हैं, कितने इसमें अध्याय माने गए हैं, गीता को सुगीता क्यों कहते हैं, ज्ञान कर्म और भक्ति की इसमें त्रिवेणी कैसे है, सक्रियता कैसे है, स्वधर्म क्या है, प्रवृत्ति निवृत्ति गीता में क्या है, लोक संग्रह से गीता में क्या तात्पर्य है, समत्व योग से क्या तात्पर्य है, स्थित प्रज्ञा से क्या तात्पर्य है, गीता में स्वधर्म क्या है या वर्ण धर्म क्या है, अर्जुन का वर्ण धर्म क्या था, या युद्ध से पलायन जब वो करते हैं तो उसको श्री कृष्ण ने क्या नाम दिया। तो बड़े जनरल क्वेश्चन आपके, लेकिन आप तभी इसको कर सकते हैं कि क्या वाकई आपने गीता के निष्काम कर्म योग की को उसी रूप में पढ़ा जिस रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप उन सब चीजों को छोड़िए। सबसे पहला ट्रिक आप में कला होनी चाहिए, मुझे क्या नहीं पढ़ना है, ये भी एक कला है स्टूडेंट, क्या मुझे नहीं पढ़ना है और क्या मुझे पढ़ना है। और ये कला जिस स्टूडेंट्स को आ गई, एसएस का उसके लिए बहुत सुलभ मार्ग हो जाता है। उसको मैं सिर्फ और सिर्फ दर्शन शास्त्र की बात नहीं कर रही हूं, एसएस के सब पेपर का विश्लेषण सिलेबस के अकॉर्डिंग पुराने पेपर को देखते हुए, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को हर लाइन पर बनाते हुए, उसके निचोड़ उसके सार को हर लाइन पर क्वेश्चन बन सकता है। और जब आप उसका कंटेंट पढ़ लेते हैं, उसका एसेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद उससे संबंधित सही गाइड में से, सही किताब में से उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करके देखिए कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा है और इसमें से आज तक इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, क्या मेरी स्टडी जो मैंने की है ट्रैक पर ही की थी, मैंने क्या वो सब चीजें पढ़ी जो मेरे ही कोर्स से संबंधित है। ये सब चीजें आपको एसएस की तैयारी करते हुए सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। हम इन सब चीज का आपको अभ्यास करवाएंगे, ये सारी चीजें आपको क्लास में बताई जाएंगी, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। आपको एक अभ्यास करवाया जाएगा, बताएंगे हम आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन गीता में से बन सकते हैं। जैन नीति शास्त्र की बात की जाएगी स्टूडेंट, या फिर हम बौद्ध नीति शास्त्र की। तो जैन नीति शास्त्र को सब डिवीजन में नहीं बांटा है। आपकी जैन एथिक्स, जैन आचार मीमांसा कहकर के एग्जामिनर ने, आरपीएससी ने टॉपिक दे दिया है। अब जैन नीति शास्त्र को आपको कोरिलेटेड करना ही है। जनरल चीजें आपको जिन से लेकर, तीर्थंकर से लेकर, केवली से लेकर, अनेकांतवाद से लेकर, स्यादवाद से लेकर के, धर्म अधर्म पुद्गल आकाश से लेकर के, जीव और आत्मा से लेकर के, त्रिरत्न, महाव्रत, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे।
इसके अलावा धर्म की जो जैन दर्शन 10 धर्म की बात करता है, या फिर 14 प्रकार की आपके गुण स्थान की बात करता है, अनुप्रेक्षाओं की बात करता है, ये सारे टॉपिक स्टूडेंट जैन एथिक्स में कवर होने जा रहे हैं। संवर की बात की जा रही है, निर्जरा की बात की जा रही है, कषाय की बात की जा रही है, या 8 प्रकार के जो कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, सब कर्म है, इनमें से पूछा जा सकता है कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा घाती है, कौन सा अघाती है, कौन कौन से कषाय होते हैं। ये वही स्टूडेंट कर सकता है जिसे 4 कषाय के नाम पता है, और कषाय के अलावा कषाय का क्या मीनिंग है ये पूछा जा सकता है। और ये चीजें तभी हो सकती हैं, बार बार अगेन एंड अगेन इस बात को कहना चाहूंगी, जब आपने उसका डेप्थ में अभ्यास किया है। बौद्ध नीति शास्त्र की बात करते हैं तो बौद्ध की लैंग्वेज, भाषा, जैन और बौद्ध में अंतर क्या है, 4 आर्य सत्य कौन से हैं, निर्वाण का संबंध किस आर्य सत्य से है, अष्टांगिक मार्ग की क्रमिकता बताइए, अष्टांगिक मार्ग में क्रम में तीसरा सोपान क्या है, 8वां सोपान क्या है। तो ये सोपान तभी आ सकता है आपको अष्टांगिक मार्ग आते हैं, क्योंकि आपने हिस्ट्री में इसका बहुत अध्ययन कर रखा है, और जनरल से हम 7th 8th में सब स्टूडेंट्स और सब लोग इनको पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका आपको ये देखना था कि क्या मैंने वाकई क्रमिकता में पढ़ा। सम्यक दर्शन को यदि मैंने रखा है, सम्यक दृष्टि को सबसे ऊपर रखा है, तो संकल्प के बाद वाक, वाक के बाद आप कर्मांत की बात कर रहे हैं, आजीव की बात कर रहे हैं, व्यायाम की बात कर रहे हैं, स्मृति, और आप लास्ट में समाधि, तो क्रमिकता का विशेष ध्यान रखेंगे। और इस क्रमिकता में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी प्रतीत्य समुत्पाद पर, कभी अनात्मवाद पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी हीनयान संप्रदाय पर, कभी महायान संप्रदाय पर, कभी कोटेशन आत्मदीपो भव के रूप में दी जाती है, या कभी कभी आपसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं बोधिसत्व की अवधारणा। तो आपको आज जो मतलब ये जो क्लास आपके लिए ली जा रही है, या ये जो आपको एक जनरल एक दृष्टिकोण बता रही हूं मैं कि किस किस तरीके से, और जब आप इन चीजों को पढ़ लेंगे तो आपको जब ऐसा लगेगा कि वाकई इस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है, मुझे कौन सा नजरिया अपनाना है। बौद्ध नीति शास्त्र के बाद हम गांधी जी के नीति शास्त्र की बात करेंगे। इसमें एकादश व्रतों में से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो पाप है 7 प्रकार के, उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सत्याग्रह में से सत्याग्रह के लक्षण, सत्याग्रह के प्रकार, सक्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध, या आपके सर्वोदय की अवधारणा, ट्रस्टीशिप, साध्य साधन पवित्रता, धर्म नैतिकता, जनरल क्वेश्चंस गांधी जी की नीति शास्त्र में से अलग अलग तरीके से कोरिलेटेड करके पूछे जा सकते हैं। तो एसेंस रूप में मैंने दर्शन एसएस के अंतर्गत जो दर्शन शास्त्र का सिलेबस है उसको आपको एक एसेंस रूप में बताने की कोशिश की है कि वेद उपनिषद है, सॉक्रेटिस मेथड, कार्टेशियन मेथड, ग्रीक एथिक्स है आपके कोर्स में, आपके हिडोनिज्म सुखवाद है, यूटिलिज्म उपयोगितावाद है, कांट की एथिक्स है, फ्रीडम ऑफ विल संकल्प की स्वतंत्रता है, और थ्योरी ऑफ पनिशमेंट दंड के सिद्धांत हैं, वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, धर्म पुरुषार्थ है, जैन नीति शास्त्र आपके कोर्स में है, बौद्ध नीति शास्त्र आपके कोर्स में है, गांधी जी के एथिक्स आपके कोर्स में है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपना मानस बनाइए कि मैं एसएस से अपीयर होने जा रहा हूं, और एसएस से अपीयर होने के लिए वे कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़कर मैं काफी हद तक और स्टूडेंट से अपना अनुपात बढ़ा सकता हूं। क्योंकि जो जनरल पेपर है, ज्योग्राफी वगैरह, वो तो लगभग सबके सेम ही होते हैं। जो आपकी मेरिट को ऊपर नीचे करने वाले हैं, काफी हद तक ये 3 पेपर बहुत आपके फैक्टर काम करेंगे। जब अपीयर होंगे तब आपको खुद को पता चलेगा। सोशियोलॉजी हुआ, लोक प्रशासन हुआ, और दर्शन शास्त्र हुआ। जब आप उन सब्जेक्ट के साथ साथ इनमें भी उतने ही पारंगत हो जाएंगे तो आपका रेशो, आपका जो लेवल है वो बहुत आगे तक चला जाएगा। आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हर एक पेपर लगभग दूसरे स्टूडेंट से 10-12 क्वेश्चन का आपको अंतर कराएगा। और 10-12 क्या लड़ाई, में बार बार कह रही हूँ, एक एक नंबर की लड़ाई है, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। बहुत अफसोस होता है स्टूडेंट को जब वो कोई एक क्वेश्चन पर रह जाता है, उसे लगता है काश मैंने फिलॉसफी ढंग से पढ़ी होती।
काश मैंने सोशियोलॉजी ढंग से किया होता, लोक प्रशासन, और आप सोचते हैं कि आप सिर्फ ज्योग्राफी करके, हिस्ट्री करके या पॉलिटिकल साइंस करके एसएस का पेपर क्लियर कर लेंगे, तो स्टूडेंट इस भ्रम को मत पालिए। स्टैंडर्ड बहुत हाई होता जा रहा है, पेपर्स में विविधता आती जा रही है, और विविधता में किस तरह के क्रॉस क्वेश्चन आरपीएससी दे सकती है, वो सारी चीजों को दिमाग में आपको रखना है। विगत वर्ष के पेपर्स हम सारे आपको सॉल्व करवाएंगे, और ना केवल सॉल्व करवाएंगे सिर्फ, अपितु उसका कारण और कथन के रूप में विश्लेषण भी करवाएंगे। ये आंसर है तो क्यों है, इसको हमने आपको क्लास में कैसे पढ़ाया, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस की बात करेंगे या ऑफलाइन क्लासेस की बात करेंगे, दोनों जगह हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। और बैचेस बहुत जल्दी आपके लॉन्च होने जा रहे हैं। समय को आपको ज्यादा खराब नहीं करना है, जो जितना जल्दी जिस चीज को ज्वाइन करेगा उसका स्टडी का पॉइंट उतना ही प्लस में रहेगा। और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगी स्टूडेंट्स, सबसे पहले सिलेबस को लेकर सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए। और मैंने बताया हम क्लासेस में ना केवल आपको पेपर सॉल्व करवाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, टास्क आधारित क्लासेस होंगी, आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, आपसे जनरल क्वेश्चन बताए जाएंगे, और वो किताबें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जिसको पढ़ करके आपको काफी हद तक सहायता मिल सकती है। तो एक दृष्टिकोण बना लीजिए, बिखराव को छोड़कर ट्रैक पर स्टडी करने की कोशिश कीजिए। पहले 8 पेपर की एक सारणी बनाकर पुराने पेपर को देखकर हर पेपर में 20-20 का अंक निर्धारण है, और उन 20-20 में से लगभग आपको वहां तक मेरिट में जाना है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। हर स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है, हर स्टूडेंट के पास पूरी सामग्री है, सब चीजें आपके पास में उपलब्ध हैं, लेकिन ट्रैक पर किसने कर ली, रास्ते पर किसने कर ली, किस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी पूछ रही है, उनका वे क्या चल रहा है। तो उल जुलूल क्वेश्चन को छोड़कर, उल जुलूल गाइडों को छोड़कर, फिजूल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अपेक्षा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, किन चीजों को, किन पुस्तकों को आरपीएससी बेस बनाती है, इन सबको लेकर के आपको अध्ययन करना है। कलाम एकेडमी की तरफ से बैचेस बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहे हैं, और ज्वाइन करने में आप ज़्यादा देर मत लगाइए, क्योंकि मैं फिर वही बात रिपीट करना चाहूँगी, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसे पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए। आपकी डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है, नोटिफिकेशंस कभी भी आ सकता है, और उसके बाद में नोटिफिकेशंस के बाद यदि हम स्टडी चालू करते हैं तो बहुत एक तरह से उलझन जैसी रह जाती है। सब पता है, अनाउंसमेंट लगभग हो चुका है कि वांट्स आने वाली है। तो जो बैचेज आपके लॉन्च होने जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप उन्हें ज्वाइन कीजिए, और किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है उसके लिए हम आपके लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद।